ठीक है, हमने जो है फर्स्ट लॉ, किरचॉफ इक्वेशन, ये सारी चीज़ें देख ली हैं। अब नेक्स्ट है आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक मेनली जो है फर्स्ट लॉ जो है बोलता है उसका जो है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, या बोल सकते हैं उसका जो भी ड्रॉबैक था, लिमिटेशन था, गुड मॉर्निंग शिल्पी, उसका जो लिमिटेशन था उसको ठीक करने के लिए क्या दिया गया, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ क्या था कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ये आपका फर्स्ट लॉ था। लेकिन ऐसा कोई सिस्टम नहीं होगा जिसमें 100% जो है एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी पे ट्रांसफ़र किया जाए, कुछ ना कुछ जो है एनर्जी लॉस होगा। ठीक है, तो ये एक इसका एक्सेप्शन था। दूसरा ये कि हम जो वार्मर रीजन से से हम कोल तरफ हम एनर्जी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वहाँ पे जो हीट फ्लो होता है वो कैसा होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। लेकिन कोल्डर रीजन से वार्मर रीजन पे हीट ट्रांसफ़र नहीं होता है। ठीक है, तो उसी को एक्सप्लेन करने के लिए क्या आया है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक बोलता है कि जो फर्स्ट लॉ ने कहा कि कोई भी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म चेंज हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ वार्मर से कोल्डर रीजन के लिए, अगर कोल्डर से वार्मर रीजन के लिए नहीं है। ठीक है, तो यही आपका क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक। ये बोलता है इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम कोल्डर सिस्टम टू वार्मर सिस्टम, colder system to warmer system without applying external condition। ठीक है, मतलब क्या बोल रहे हैं कि ये स्पॉन्टेनियस फ्लो नहीं होता है ना, स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप जो हो जाए उसको स्पॉन्टेनियस बोलते हैं। तो अगर कोल्डर सिस्टम से वार्मर सिस्टम की तरफ जाना है तो हमें कोई एक्सटर्नल कंडीशन लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, तब ये जाके प्रोसेस होगा। ठीक है, तो ये जो है फर्स्ट लॉ का जो है लिमिटेशन है, तो उसको किस में एक्सप्लेन किया गया है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक में एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, फिर सभी जो यहाँ पे ये जो है आपका फर्स्ट एक्सेप्शन था। दूसरा जो है, जो भी नेचुरल प्रोसेसेस होती है वो सारे जो है आपके वार्मर सिस्टम से कोल्डर सिस्टम पे ही होता है। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ सिर्फ किसके लिए है, आपका वार्मर सिस्टम और कोल्डर सिस्टम के इस जो हीट फ्लो होता है उसी के लिए है। ठीक है, तो फॉर ऑल नेचुरल प्रोसेसेस हीट ट्रांसफर takes place from warmer system to colder system। ठीक है, तो ये जो है आपका ये जो है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक है। एक और कि जो भी आपका हीट जो है वर्क में कन्वर्ट होगा तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट द टोटल हीट इनटू वर्क, कुछ ना कुछ उसमें लॉस होगा ही, है ना। मतलब आप पूरा एनर्जी जो है किसी भी सिस्टम का पूरे दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मतलब ये आपका कैसा हो जाएगा, 100% एफिशिएंसी कहलाएगा, जो कि इम्पॉसिबल है। ठीक है, कुछ ना कुछ उसमें लॉस होगा ही। तो यहाँ पे इट इज़ इम्पॉसिबल to convert heat into equivalent amount of work without any loss। ठीक है, तो ये इम्पॉसिबल है। तो यही सारी चीज़ें जो है किस में आती है, आपके सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक में। अब जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक पे बेस्ड है वो है आपका कार्नोट साइकिल या रिवर्सिबल हीट इंजन।
कार्नोट साइकिल, या इसी को बोलते हैं रिवर्सिबल हीट इंजन। इसको कार्नोट सोडी ने बताया था, ठीक है, इसीलिए इसको कार्नोट साइकिल बोलते हैं। ये जो एक हाइपोथेटिकल आइडियल साइकिल है, जो है ये जो है क्या बतलाता है, मैक्सिमम कन्वर्टिबिलिटी ऑफ हीट इनटू वर्क, ठीक है। तो ये जो है क्या बतलाता है, इट इज़ एन आइडियल प्रोसेस which deals with maximum convertibility of heat to work, ठीक है। it is given by कार्नोट सोडी। इस साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया था, सोडी या साडी जो भी है। ठीक है, तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें कि आपका ये जो है वर्क जो होता है वो मैक्सिमम, ये जो साइक्लिक प्रोसेस है ना, तो ये इट इज़ अ साइक्लिक प्रोसेस। और हमने देखा भी है कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है या साइक्लिक प्रोसेस है उसमें मैक्सिमम वर्क डन होता है ना, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेसेस क्या होते हैं, वो हमेशा होते रहते हैं, वो इन्फिनाइट टाइम के लिए होते रहते हैं ना। तो उसके लिए आप जो है जितना वो रिएक्शन होगा उतना ही उसमें वर्क प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो इसलिए रिवर्सिबल, ये एक साइक्लिक रिवर्सिबल प्रोसेस है जिसमें मैक्सिमम वर्क जो है वो होता है। और ये एक स्टेट, ये एक पाथ फंक्शन है ना, क्योंकि यहाँ पे वर्क आ रहा है, तो वर्क हमने पढ़ा है कि ये वो कैसा होता है, आपका पाथ फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये जो है इसी में जो कार्नोट साइकिल है वो क्या है, एक साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस और रिवर्सिबल एंड वर्क डन इन इट इज मैक्सिमम एज इट इज़ अ पाथ फंक्शन, ठीक है। ये एक पाथ फंक्शन है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, साइक्लिक रिवर्सिबल, और ये एक पाथ फंक्शन है, ठीक है। तो इसका जो है प्रेशर और वॉल्यूम, यहाँ पे P1 V1 T2 P2 V2 T2 P3 V3 T1 P4 V4 T1, ठीक है। जैसे हमने ग्राफ देखा था जिसमें ये यहाँ से यहाँ आपका आइसोथर्मल एक्सपांशन होता है, फिर एडियाबैटिक एक्सपांशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन, ठीक है। तो ये टोटल जो है इसका साइक्लिक प्रोसेस है। इसमें T2 इज ग्रेटर देन T1 है, ठीक है, इधर वॉल्यूम और प्रेशर है। अब इसमें हम एक एक करके देखेंगे। आइसोथर्मल प्रोसेस में एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन और आइसोथर्मल कंप्रेशन और एडियाबैटिक कंप्रेशन, ठीक है। तो इसको मैं नेम कर देती हूँ। ये आपका A है, B, C, D। सो फर्स्ट जो है A से B, ये आपका आइसोथर्मल एक्सपांशन है, दिख भी रहा है यहाँ पे। T2 दोनों सेम है, मतलब ये क्या है आपका, इसको में टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ, मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस हुआ, वॉल्यूम एक्सपांड हो रहा है ना। यहाँ पे ये वॉल्यूम जो है वो कम है, इधर पे ज़्यादा है, तो वॉल्यूम का एक्सपांशन है, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, आइसोथर्मल एक्सपांशन। अब आइसोथर्मल एक्सपांशन में फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक DE इज इक्वल्स टू DQ प्लस DW होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आइसोथर्मल कंडीशन में हमने पढ़ा है
कि डी टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो डी ई इज इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, मतलब इसमें इंटरनल एनर्जी भी ज़ीरो होता है, तो यहाँ पे ये ज़ीरो हो जाएगा, डी क्यू इज इक्वल्स टू माइनस डी डब्ल्यू। और इसको जब सॉल्व करेंगे, इतना जो है सॉल्व करने पूरा डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको बीएससी में पढ़ चुके हैं ना, ये आपका सेकेंड ईयर में, बीएससी सेकेंड ईयर में भी रहता है। तो ये आपका डायरेक्ट मैं निकाल रही हूँ, डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू W1 इज इक्वल्स टू nRT2 ln V2 बाई V1। ठीक है, ये आपका फर्स्ट वर्क डन हुआ। यहाँ से यहाँ तक के लिए जो वर्क डन है वो कितना है, माइनस W1 इज इक्वल्स टू nRT2 ln V2 बाई V1। फिर उसके बाद नेक्स्ट है सेकेंड, फ्रॉम B to C, ये आपका होगा, इसमें टेम्परेचर जो है वो चेंज हो गया है और बाकी सब चीज़ें भी सेम है, तो इसमें जो है क्या चेंज होगा, एडियाबेटिक, मतलब हीट इसमें चेंज नहीं होगा, है ना, हीट जो है हीट कांस्टेंट होगा, तो एडियाबेटिक एक्सपांशन ही कहलाएगा ये भी, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे भी इंक्रीज हो रहा है। सेम इसमें भी, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक, डी क्यू डी ई इज इक्वल्स टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। एडियाबेटिक कंडीशन में डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू डी ई इज इक्वल्स टू एन सी वी डी टी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे dW2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा NCV T2 माइनस T1। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हुआ, ये सेकेंड। फिर थर्ड होगा, सॉरी थर्ड, ये आपका होगा सी से डी की तरफ। ठीक है, तो सी से डी है आपका, यहाँ पर फिर टेम्परेचर सेम हो गया, तो इसको बोलेंगे आइसोथर्मल कंप्रेशन। कंप्रेशन इसीलिए क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो कम हो रहा है, ये आपका वॉल्यूम है। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम पहले ज़्यादा था, ज़्यादा से कम की तरफ आ रहा है, मतलब ये क्या कहलाएगा, कंप्रेशन कहलाएगा। ठीक है, तो कंप्रेशन आइसोथर्मल कंडीशन में सेम, डी टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, डी ई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ डी क्यू इज इक्वल्स टू डी ई प्लस डी डब्ल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा W3 इज इक्वल्स टू माइनस W3 इज इक्वल्स टू nRT1 ln V4 बाई V3। ठीक है, तो ये आपका जो हुआ थर्ड इक्वेशन। अब फोर्थ हो जाएगा D2A, ये आपका कहलाएगा एडियाबेटिक कंप्रेशन। सेम इसमें भी, यहाँ पे भी फ्रॉम फर्स्ट लॉ डी क्यू इज इक्वल्स टू डी ई इज इक्वल्स टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, और यहाँ पे डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू डी ई इज इक्वल्स टू एन सी वी डी टी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा
W4 इज इक्वल्स टू एन सी वी T2 माइनस T1। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ इक्वेशन। तो ये जो है साइकिल का 4 इसमें जो है पार्ट्स हुए, एक आपका आइसोथर्मल एक्सपांशन, एडियाबैटिक एक्सपांशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन और एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो अब इसका टोटल वर्क क्या हो जाएगा, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। ठीक है, तो टोटल वर्क जो है W total is equals to W1 plus W2 plus W3 plus W4। तो यहाँ पे W1 की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस एन आर T2 ln V2 बाई V1। फिर W2 है माइनस एन सी वी T2 माइनस T1। W3 है माइनस एन आर T1 ln V4 बाई V3 और W4 है प्लस एन सी वी T2 माइनस T1। ठीक है, अब यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, एन सी वी T2 माइनस T1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या बचेगा, माइनस एन आर T2 ln V2 बाई V1 माइनस एन आर T1 ln V4 बाई V3। ठीक है, ये जो V4 बाई V3 है इज इक्वल्स टू होता है V1 बाई V2। ठीक है, तो इसको मैं इस फॉर्म में लिखने के लिए, V2 बाई V1 के फॉर्म में लिखने के लिए इसको क्या करूँगी मैं, V4 अपॉन V3 आपका क्या होता है V1 बाई V2। ठीक है, तो यहाँ पे सिंस तो ये हो जाएगा माइनस एन आर T2 ln V2 बाई V1, यहाँ पे ये हो जाएगा V1 बाई V2 माइनस एन आर T1 ln V1 बाई V2। अब मुझे V2 बाई V1 करने के लिए इसको ऊपर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे माइनस की जगह पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया माइनस एन आर T2 ln V2 बाई V1 प्लस एन आर T1 ln V2 बाई V1। ठीक है, तो यहाँ पे ये कॉमन निकल जाएगा, एन आर ln V2 बाई V1 और यहाँ पे बचेगा माइनस T2 प्लस T1। तो इसको लिख सकती हूँ मैं एन आर ln V2 बाई V1 T1 माइनस T2। ये आपका हो जाएगा टोटल वर्क। ठीक है, तो कार्नोट साइकिल के लिए टोटल वर्क जो है वो इतना होगा। या फिर अगर T2 माइनस T1 के फॉर्म में भी लिख सकते हो उसको, तो यहाँ पे सामने में माइनस आ जाएगा, तो W टोटल इज इक्वल्स टू एन आर माइनस एन आर ln V2 बाई V1, यहाँ पे T2 माइनस T1। ठीक है, तो ये आपका हुआ कार्नोट साइकिल या रिवर्सिबल हीट इंजन। अब इसी से रिलेटेड हीट इंजन दो हम देखेंगे, एक आपका रेफ्रिजरेटर और एक हीट इंजन है ना। हीट इंजन में क्या होता है,
वार्मर रीजन से कोल्डर रीजन पे ही चेंज होता है, ठीक है। और इसकी एफिशिएंसी जो है हम मानते हैं 100% होती है। और एक और देखेंगे रेफ्रिजरेटर, वो उसमें आपका कोल्डर रीजन से वार्मर रीजन ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हीट इंजन। सोर्स इंजन, इससे वर्क हो रहा है, इसका टेम्परेचर T2, यहाँ से जो है सिंक पे जा रहा है, इसका टेम्परेचर T1, यहाँ का हीट है Q2 और इसका Q2। T2 जो है T1 से बड़ा है और W इज इक्वल्स टू हो जाएगा Q2 माइनस Q1, ठीक है। यहाँ पे जो टेम्परेचर है इसका ज़्यादा है, सोर्स का ज़्यादा है, सोर्स से हीट जो है टेम्परेचर ज़्यादा है, तो इसका हीट जो है वो क्या हो रहा है, इंजन पे जा रहा है, इंजन जो है उस हीट को लेके वर्क कर रहा है, फिर जितना अमाउंट बचेगा वो क्या होगा, सिंक पे जाएगा। तो सिंक का इसलिए टेम्परेचर क्या है, लो है, T1 है, तो इसीलिए T2 इज़ ग्रेटर देन T1। और यहाँ पे वर्क जो है Q2 जितना हीट होगा उसमें जितना वर्क हो जाएगा, फिर बाकी बचा जो है वो आपका Q1 होगा। तो वर्क क्या हो जाएगा, Q2 माइनस Q1। तो वर्क डन या एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, ये हो जाएगा आपका वर्क डन बाय हीट एब्जॉर्ब, ठीक है। तो वर्क डन हमारा क्या निकला है, ये आपका Q2 माइनस Q1, ठीक है। Q2 माइनस Q1 ये वर्क है, और कितना हीट एब्जॉर्ब हुआ सिस्टम इंजन के द्वारा, है ना। तो ये Q2 जो है हीट जो है इंजन ने एब्जॉर्ब करके उसको क्या किया, वर्क में कन्वर्ट किया, तो ये आपका हो जाएगा Q2। तो एफिशिएंसी को हम ईटा से शो करते हैं, ईटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा Q2, ये भी है ईटा, ये भी रहेगा, और एक हो जाएगा Q2 अपॉन Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2, तो ईटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस Q1 अपॉन Q2, या इसको टेम्परेचर के भी फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ईटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस T1 अपॉन T2। अगर एफिशिएंसी मैक्सिमम करनी है फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, तो ईटा मैक्स के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो ज़्यादा होनी चाहिए, ज़्यादा होगी तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये कम हो जाएगा, और 1 माइनस कोई भी कम वैल्यू है तो क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, T2 जो है इसको ज़्यादा करना पड़ेगा, T2 मैक्सिमम, तो T1 क्या हो जाएगा, मिनिमम, जिससे ईटा क्या हो जाएगा, 1 के बराबर होगा, ठीक है। तो ईटा को बराबर 1 के बराबर या 100%, ये इसी को ईटा जो है 1 होता है, तो ये आपका 100% एफिशिएंसी कहलाता है। 100% एफिशिएंसी मतलब
जितना भी हीट दिया वो मैक्सिमम जो है या पूरा का पूरा जो है वर्क में कन्वर्ट हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे हम, मैक्सिमम एफिशिएंसी। ठीक है, तो ये 100% कब होगा, जब जो T2 है वो मैक्सिमम होगा और T1 मिनिमम होगा। ऐसे भी देख रहे हैं कि अगर T2 टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा वार्मर सिस्टम का, और कोल्डर सिस्टम का जितना कम होगा, मतलब जितना ये जो हीट है वो किस में चेंज हो जाएगा, वर्क में चेंज हो जाएगा अधिक से अधिक, तो उतना ही T1 का टेम्परेचर कम होगा। ठीक है, तो उतना ही सिस्टम क्या हो जाएगा, एफिशिएंट हो जाएगा। तो इसके लिए T2 को क्या होना पड़ेगा, इन्फिनिटी, किसी भी का इन्फिनिटी अगर अपॉन में होगा वो क्या होगा, उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इसका जो है मतलब क्या होगा, अगर T2 की वैल्यू इन्फिनिटी हुई तो T1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ईटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, तो इसके लिए टेम्परेचर कितना कितना होना चाहिए, मैक्सिमम मतलब कितना होना चाहिए, इन्फिनिटी होना चाहिए, और मिनिमम कितना होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए, तब इसकी एफिशिएंसी जो है वो 1 होगी। ठीक है, तो अब इसमें जो है देखा गया जो ईटा होता है ना, ये तो सारी बातें इसके हीट इंजन की। अब इसमें देखा गया कि ईटा डज नॉट, या एफिशिएंसी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द वर्किंग सब्सटेंस यूज्ड। ठीक है, जो भी इसमें वर्किंग सब्सटेंस ले रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करता, ये किस पे डिपेंड करता है, ईटा ओनली डिपेंड्स अपॉन द रेशियो ऑफ सिंक टू सराउंडिंग। ठीक है, जो सिंक टू सराउंडिंग रेशियो है उस पर ही डिपेंड करता है, और कोई भी इंजन जो है आपका 100% एफिशिएंट नहीं होता। ठीक है, तो ये जो है ईटा जो है, वैल्यू ऑफ ईटा इज ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है, जो ईटा की वैल्यू है वो क्या होगा, ऑलवेज लेस देन 1 होगा। अगर 1 हो जाएगा तो वो क्या होगा, 100% एफिशिएंट होगा। लेकिन ऐसा कोई भी सिस्टम है अभी तक नहीं देखा गया जो कि 100% एफिशिएंट है। मतलब जो भी हम उसमें हीट देते हैं, जो भी वो वर्क करता है, तो कुछ ना कुछ वो जो है हीट जो है और लॉस होता ही है, सराउंडिंग पे जाता ही है ना। तो इसीलिए ये जो है किस पे हो जाएगा, सिंक टू सराउंडिंग, मतलब जितना उसने सिंक पे जो हीट बची और जो सराउंडिंग की हीट है ना, इसके रेशियो पे ही वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये सारी जो है इसके बातें हैं कि ये प्रूफ करता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिर्फ किसके लिए है, आपका वार्मर से कोल्डर रीजन के लिए, और उसमें भी 100% एफिशिएंसी कभी नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये आपका हीट इंजन हुआ। ठीक है, अब इसी में नेक्स्ट इसी का ही है रेफ्रिजरेटर, या रेफ्रिजरेशन भी बोलते हैं उसको। रेफ्रिजरेटर, इट इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मतलब अपने आप से नहीं होगा, स्पॉन्टेनियस नहीं है। ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप से नहीं होगा। ठीक है, इसमें कोई एक्सटर्नल वर्क देना एक्सटर्नल एनर्जी, एक्सटर्नल कंडीशन लगाना पड़ेगा जिससे ये होगा। ठीक है, तो इट इज़ अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, मतलब हीट इज ट्रांसफॉर्म्ड
या हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम कोल्डर सिस्टम टू वार्मर सिस्टम। ठीक है, फिर इट इज कंप्लीटली रिवर्स ऑफ हीट इंजन। हीट इंजन जो था उससे कंप्लीटली रिवर्स है, क्योंकि वहाँ पे जो है वार्मर से जो है कोल्डर रीजन पे जाता था, यहाँ पे क्या जाएगा कोल्डर से वार्मर रीजन, तो ये अपोजिट हो जाएगा, इसका साइन ऐसे जाएगा। ठीक है, सिंक से कोल्डर रीजन से लेकर कहाँ जाएगा, ये वार्मर रीजन की तरफ जाएगा। ठीक है, इसका टेम्परेचर सेम T1 Q1 वर्क होगा Q2 T2। ठीक है, रेफ्रिजरेटर में आप देखे भी होंगे जो सिस्टम होता है अंदर का वो कैसा रहता है, कोल्ड रहता है, और जो आसपास का जो इसका टेम्परेचर रहता है वो वार्मर रहता है ना। तो वहाँ पे क्या होता है, जो है कोल्डर रीजन से कहाँ जाता है हीट जो है वो वार्मर की तरफ। मतलब ये कैसा एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ना, और अपोजिट टू हीट इंजन है। इसमें बोलते हैं इसका जो टर्म है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, इसको बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, जिसको बीटा से शो करते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका वर्क डन बाय transferring heat from colder region to warmer region is known as coefficient of it is the ratio of work done from colder region to higher region is known as the coefficient of performance। तो ये लिख सकते हैं, it is the ratio of heat from colder to warmer region with respect to work done by the system। ठीक है, तो यहाँ पे कोल्डर रीजन से वार्मर रीजन, तो वर्क जो है T2 माइनस T1 ही होगा। और यहाँ पे कितना एब्जॉर्ब हो रहा है Q1, तो ये हो जाएगा आपका बीटा इज इक्वल्स टू Q1 अपॉन Q2 माइनस Q1 है ना, या फिर इसको W इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं Q2 माइनस Q1। तो यहाँ पे कितना हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, Q1 एब्जॉर्ब हो रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Q1 अपॉन Q2 माइनस Q1। तो इसको हम लिख सकते हैं Q1 बाई Q2 इज इक्वल्स Q1 बाई Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1, कैंसिल हो जाएगा ये, तो ये बचेगा Q1 बाई Q2 माइनस 1। या फिर ये Q के फॉर्म में हुआ, टेम्परेचर के फॉर्म में भी T1 बाई T2 माइनस 1। ठीक है, तो ये दोनों हैं आपका, और ये अब नेक्स्ट है इसी में रिलेशन बिटवीन एफिशिएंसी ईटा एंड कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। बीटा। ठीक है, इन दोनों के बीच का रिलेशन
बीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस ईटा अपॉन ईटा, ये एक रिलेशन है। दूसरा अगर ईटा के फॉर्म में देखें तो ईटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन बीटा प्लस 1। ठीक है, तो ये जो है आपका रेफ्रिजरेटर के बारे में हुआ। अब नेक्स्ट है एंट्रोपी। एंट्रोपी को हम दो टाइप से जो है देख सकते हैं। एक तो इट इज़ द मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस ऑफ अ सिस्टम। जितना किसी सिस्टम में डिसऑर्डर होगा, है ना, डिसऑर्डर मतलब क्या होता है कि जैसे हम सॉलिड को देखते हैं तो सॉलिड कैसे रहते हैं, मॉलिक्यूल्स उससे एक दूसरे से कॉम्पैक्ट रहते हैं, ठीक है, चिपके हुए रहते हैं, एक मैनर्ड फॉर्म में, एक अरेंज्ड फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। तो वो उसमें जो है एंट्रोपी क्या होती है, नहीं होती है ना। फिर हम क्या करते हैं, जब उसको लिक्विड स्टेट में जाते हैं तो मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर होते हैं, तो वहाँ पे अब मॉलिक्यूल के बीच में गैप हो गया है, मतलब मॉलिक्यूल अब जो है हिल सकते हैं, ठीक है। तो उनमें क्या आ जाता है, आपका एंट्रोपी या डिसऑर्डरनेस आ जाता है, ठीक है। तो उसमें जो एंट्रोपी है वो बढ़ जाती है। फिर हम गैशियस मॉलिक्यूल लेते हैं तो गैशियस मॉलिक्यूल में और ज़्यादा दूर दूर रहते हैं, तो वहाँ पे उसकी जो एंट्रोपी है और अधिक ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो ये जो एक सिस्टम है, अरेंज्ड जो सिस्टम होता है, उसमें एंट्रोपी जो है कम होती है, और जो डिसअरेंज्ड सिस्टम होता है, जो है जो अरेंज्ड नहीं होता है या बहुत मॉलिक्यूल्स जो है बहुत दूर दूर होते हैं, है ना, डिसऑर्डर मैनर में होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम, एंट्रोपी बोलते हैं। उसके बाद दूसरे फॉर्म में ये बोल सकते हैं कि किसी सिस्टम की इसने कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करी, तो एनर्जी जो है एब्जॉर्ब करके, यहाँ से ऐसा लिखते हैं, Q2 एनर्जी इसने एब्जॉर्ब करी, इसमें W इसने वर्क किया, तो ये आपकी कहलाएगी अवेलेबल एनर्जी। फिर कुछ एनर्जी इसने, कुछ हीट इसने लॉस की, तो ये हीट जो है ये कहलाती है अनअवेलेबल एनर्जी। तो यही जो अनअवेलेबल एनर्जी है वही आपकी क्या कहलाती है, एंट्रोपी। अवेलेबल एनर्जी ही क्या कहलाती है, एंट्रोपी, ठीक है। तो इसको बोल सकते हैं एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस ऑफ अ सिस्टम, और इट इज द मेजर ऑफ अनअवेलेबल एनर्जी ऑफ द सिस्टम या हीट लॉस, ठीक है। तो डी एस इज इक्वल्स टू हो जाता है dQ/dt, ठीक है। जो भी हीट इसने लॉस किया है ना, तो वही इसका क्या कहलाता है, एंट्रोपी कहलाता है। तो डी एस इज इक्वल्स टू dQ/dt, ये आपका होता है जूल पर केल्विन में, इसकी यूनिट, या फिर कैलोरी पर केल्विन, ठीक है। या dQ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, SDT,
डी क्यू बाई टी है ना, तो ये हो जाएगा टी डी एस। ठीक है, डी क्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, टी डी एस। फिर हमने देखा है कि एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, स्टेट फंक्शन मतलब क्या होता है कि ये जो है स्टेट इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है ना। तो ये हमने देखा एग्जांपल स्टेट फंक्शन है ये। और दूसरा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब ये अमाउंट पे डिपेंड करता है। दो देखे थे हमने, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है, जबकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या करता है, किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। फिर एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन। किसी रिएक्शन की एंट्रोपी जो है, आर आपका रिएक्टेंट है, इससे प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसकी एंट्रोपी क्या हो जाएगी, डेल एस रिएक्शन इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ एस प्रोडक्ट माइनस समीशन ऑफ एस रिएक्टेंट। ठीक है, जितना भी इसमें प्रोडक्ट होगा उनका सबका समीशन उसकी एंट्रोपी माइनस जितना भी रिएक्टेंट होगा उसका समीशन उसकी एंट्रोपी। ठीक है, ये आपका कहलाएगा एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन। जैसे और इसको एग्जांपल से देख सकते हैं, M1A प्लस M2B गिव्स N1C प्लस N2D। तो वो डेल एस रिएक्शन हो जाएगा N1CS या SC प्लस N2SD माइनस M1SA प्लस M2SB। ठीक है, ये फर्स्ट हुआ एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन के एंट्रोपी। सेकेंड है एंट्रोपी चेंज इन रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए एंट्रोपी चेंज, तो A से B के लिए S इज इक्वल्स टू Q बाई T होगा, और B से A है ना, रिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब A से B भी जाएगा और B से A भी जाएगा। तो A से B जाएगा तो उसके लिए एंट्रोपी हो जाएगा Q बाई T, और B से A के लिए जाएगा तो S इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस Q बाई T। मतलब टोटल क्या हो जाएगा, टोटल या चेंज इन एंट्रोपी हो जाएगा Q बाई T माइनस Q बाई T, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। तो रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए एंट्रोपी जो है वो क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। फिर थर्ड है एंट्रोपी फॉर इररिवर्सिबल रिएक्शन। इररिवर्सिबल रिएक्शन मतलब एक ही डायरेक्शन में जो रिएक्शन चलते जाती, रिवर्स नहीं होती है ना, तो वो सारे जो है इररिवर्सिबल रिएक्शन कहलाते हैं। और मैंने बताया था कि इररिवर्सिबल रिएक्शन जो जितने भी नेचुरल प्रोसेसेस होती हैं सारे के सारे कैसे हैं, वो इररिवर्सिबल प्रोसेस है। तो इररिवर्सिबल प्रोसेस में आप कंटिन्यूसली जो है उसके डिसऑर्डर जो है वो बढ़ते ही जाएगी, है ना। कोई भी सिस्टम है रिवर्सिबल है, कुछ ना कुछ उसमें चेंज होगा। मान लो सॉलिड है, सॉलिड जो है वो ब्रेक होगा, जो है लिक्विड फॉर्म में चेंज होगा या फिर गैशियस फॉर्म में चेंज होगा। मतलब सॉलिड तो फिर से वही नहीं रहेगा, नेचुरली वो क्या होते जाएगा, किसी दूसरे फॉर्म में वो चेंज होगा। ठीक है, तो वो क्या होगा, एक
इरिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब वो कैसा है, उसकी एंट्रोपी जो है वो बढ़ते ही जाएगी। मतलब जो इरिवर्सिबल प्रोसेसेस होती है उसकी एंट्रोपी हमेशा क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। ठीक है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी 0 होती है, लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी जो है वो पॉजिटिव होती है। फिर एंट्रोपी फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस हमें पता है dq जो है वो 0 होता है, तो s इज इक्वल्स टू क्या है, dq/dt, तो ये आपका 0 हो गया, मतलब एंट्रोपी क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, तो ये जो है एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए एंट्रोपी 0 होती है। ठीक है, तो जैसे हमने आइसोएंथैल्पिक देखा था, तो इसी को क्या बोलते हैं, आइसोएंट्रोपिक, जिसमें एंट्रोपी 0 हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, आइसोएंट्रोपी, है ना। जैसे हमने आइसोएंथैल्पिक देखा था जब हमने जूल थॉम्सन इफेक्ट देखा था, तो वो कैसा था, एक आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस था। यहाँ पे एडियाबेटिक प्रोसेस में जो है जो एंट्रोपी है वो 0 हो जाती, तो उसी को क्या बोलते हैं, आइसो बोलते हैं ना। तो आइसो मतलब क्या होता है, जो सिस्टम है उसमें कोई भी सिस्टम की एंट्रोपी एंथैल्पी जो है 0 हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, आइसो। ठीक है, तो ये अलग अलग सिस्टम के लिए एंट्रोपी अब ये हम बोल सकते हैं कि एंट्रोपी एक तरीके से किसका पार्ट है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक का। ठीक है, तो हम कैसे एंट्रोपी जो आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक है, तो फर्स्ट और सेकेंड लॉ को कैसे हम एंट्रोपी के फॉर्म में कोरिलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है कोरिलेटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक। फर्स्ट लॉ क्या था, फर्स्ट लॉ इक्वेशन डी ई इज इक्वल्स टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, और सेकेंड लॉ से आ गया डी एस इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, तो हम यहाँ पे डी क्यू बाई टी, तो डी क्यू के जगह पे क्या लिख सकते हैं, टी डी एस, तो ये हो जाएगा पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा, इसको एक काम करो, पहले इसको दूसरे फॉर्म में चेंज कर लो। पहले तो W की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, W जो है डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस पी डी वी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा डी इक्वल्स टू डी क्यू माइनस पी डी वी, और यदि मैं इसको डी क्यू के फॉर्म में लिखती हूँ तो ये हो जाएगा पी डी वी, इधर चले जाएगा तो डी ई प्लस पी डी वी। तो यहाँ पे डी क्यू की जगह पे इसमें इसको सेकेंड इक्वेशन में पुट करो, पुटिंग वैल्यू ऑफ डी क्यू इन इक्वेशन 2, तो यहाँ पे हो जाएगा डी एस इज इक्वल्स टू डी ई प्लस पी डी वी अपॉन टी। ठीक है, तो ये जो है आपका फर्स्ट और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का कोरिलेशन इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी। फिर नेक्स्ट है एंट्रोपी चेंज इन आइडियल गैस फॉर डिफरेंट केसेस। ठीक है, अलग अलग केसेस में
जो है दो इसमें एंट्रोपी चेंज होता है, डेल एस इज इक्वल्स टू एन सी वी एल एन T2 by T1 प्लस एन आर एल एन V2 by V1। ठीक है, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड, डेल एस इज इक्वल्स टू एन सी वी एल एन P2 by P1 प्लस एन आर एल एन V2 by V1। ठीक है, ये दो इक्वेशन है। अब इसी को हम तीन अलग अलग कंडीशन में देख सकते हैं, आइसोथर्मल, आइसोबारिक और आइसोकोरिक। तो इसी को इन आइसोथर्मल कंडीशन, ये आपका इक्वेशन 1 हुआ। इक्वेशन 2, आइसोथर्मिक थर्मल कंडीशन में डेल एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर 0 है, तो ये वाला टेम्परेचर जो है वो 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 बिकम्स डेल एस इज इक्वल्स टू एन सी वी एन आर एल एन V2 by V1, और ये वाला तो सेम रहेगा क्योंकि यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है। फिर फॉर आइसोबारिक कंडीशन, इसमें प्रेशर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट तो सेम रहेगा। इक्वेशन सेकेंड बिकम्स एन डेल एस इज इक्वल्स टू एन आर एल एन V2 by V1। फिर फॉर आइसोकोरिक कंडीशन, आइसोकोरिक में डी वी इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा, डेल एस इज इक्वल्स टू एन सी वी एल एन T2 by T1, और इक्वेशन 2 बिकम्स डेल एस इज इक्वल्स टू एन सी वी एल एन P2 by P1। ठीक है, तो ये एंट्रोपी चेंज जो है आइडियल गैस के लिए डिफरेंट कंडीशंस में। फिर नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी फॉर रियल गैस और वैन डर वाल्स गैस। Calculation of entropy when real or van der Waals gas is heated and expanded simultaneously। मतलब एक साथ उसको हीट भी कर रहे हैं और एक्सपांड भी कर रहे हैं वैन डर वाल्स गैस को, तो उसकी एंट्रोपी क्या आएगी। ठीक है, तो इसमें डेल एस इज इक्वल्स टू एन सी वी
ln T2/T1 प्लस nr ln V2 माइनस NB अपॉन V1 माइनस NB। ठीक है, तो ये आपका एरिया जो है, जब उसको एंट्रोपी को रियल गैस पे जो है हीट और एक्सपांड दोनों किया जाए, तब इसमें इसकी जो डेल एस की वैल्यू है वो इतनी रहती है। फिर इसमें भी हम अलग अलग कंडीशन देख लेते हैं। एक आपका आइसोथर्मल, जिसमें टेम्परेचर 0 हो जाएगा, तो डेल एस इज इक्वल्स टू हो जाएगा nr ln V2 माइनस NB अपॉन V1 माइनस NB। और दूसरा कंडीशन हो जाएगा आइसोकोरिक, तो इसमें ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, तो डेल एस इज इक्वल्स टू वॉल्यूम 0, तो डेल एस इज इक्वल्स टू हो जाएगा NCV ln T2/T। अब इसके बाद नेक्स्ट है क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। ठीक है, क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, तो ये जो है आपका इक्वेशन जो है, जो आपका मैक्सवेल स्क्वायर लॉ था जो, उससे डिराइव होता है, उससे हम निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये यहाँ पे इधर से dP/dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम, dP/dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू ds अपॉन dV एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर इधर दोनों इस तरफ जो है हम ऊपर नीचे क्या करें, टेम्परेचर से मल्टीप्लाई करें, है ना। यहाँ पे हम टेम्परेचर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाइंग टेम्परेचर, यहाँ पे लिख लो ऑन राइट हैंड साइड, मल्टीप्लाइंग टेम्परेचर ऑन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। dP/dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू हो जाएगा T डेल एस अपॉन dV, T dV। ठीक है, तो यहाँ पे T ds जो है आपका क्या हो जाता है, dQ के बराबर होता है, तो dP/dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू dQ अपॉन T dV एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब इसको यदि मैं इधर ले गई तो dP इज इक्वल्स टू हो जाएगा एंथैल्पी में डेल H इज इक्वल्स टू डेल Q के बराबर होता है,
ठीक है, इज इक्वल्स टू एन सी पी डी टी होता था, तो डेल एच की जगह में क्या डेल क्यू की जगह में क्या लिख सकती हूँ, डेल एच। तो डी पी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन टी डी वी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। सॉरी, ये डेल एच हो जाएगा ना, डेल एच अपॉन, अब ये जो है वी टू इसी को हम क्या लिख सकते हैं, डी पी बाई डी टी इज इक्वल्स टू डेल एच अपॉन टी वी टू माइनस वी वन। तो यही आपका क्या कहलाता है, क्लॉसियस कैप्रियन इक्वेशन। ठीक है, इसमें फिर ये जो आपका T क्या है, ट्रांजिशन टेम्परेचर है, V2 आपका फाइनल वॉल्यूम है, V1 आपका इनिशियल वॉल्यूम। dP जो है चेंज इन प्रेशर, और डेल H जो है चेंज इन एंथैल्पी। इसी को हम अगर दो कंडीशन देखते हैं, अगर V2 इज ग्रेटर देन V1 है ना, V2 जो है ग्रेटर है V1 से, तो यहाँ पे dP बाई dt क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर V1 इज ग्रेटर देन V2, तो यहाँ पे V2 माइनस V1 क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, मतलब dP बाई dt क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस है। अब ये जो है क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, ये अगर गिब्स एनर्जी के लिए देखेंगे, गिब्स फ्री एनर्जी के लिए, फॉर गिब्स फ्री एनर्जी, तो यदि दो फेज के लिए देखेंगे तो गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू जो है डेल जी इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो जी ए इज इक्वल्स टू जी बी। अब यहाँ पे मैक्सवेल स्क्वायर से देखेंगे, जी ए हो जाएगा वी ए डी पी। ठीक है, वी ए डी पी माइनस एस डी टी। ठीक है, यहाँ पे वाला जो है ये जो एरो इधर आ रहा है, तो ये वाला आपका माइनस में होगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा वी ए डी पी माइनस एस ए डी टी। वैसे ही इधर के लिए हो जाएगा जी बी के लिए वी बी डी पी माइनस एस बी डी टी। डी पी डी पी और इसको कांस्टेंट देखेंगे, इधर डी पी वाले को एक साथ ले लेते हैं, तो वी ए डी पी माइनस वी बी डी पी इज इक्वल्स टू एस ए डी टी माइनस एस बी डी टी। अब इधर डी पी कॉमन हो जाएगा, तो वी ए माइनस वी बी
इधर बचेगा डी टी, कॉमन हो जाएगा तो एस ए माइनस एस बी। तो ये हो जाएगा आपका डी पी बाई डी टी इज इक्वल्स टू एस ए बाय माइनस एस बी अपॉन वी ए माइनस वी बी। तो ये जो है क्लॉसियस कैप्रियन इक्वेशन जो है किसके लिए हो गया, गिब्स फ्री एनर्जी के लिए। फिर ये जो क्लॉसियस कैप्रियन इक्वेशन है फॉर फेज ट्रांजिशन, ठीक है, ये जो इक्वेशन है फॉर फेज ट्रांजिशन, फेज ट्रांजिशन के लिए क्या हो जाएगा, डेल पी अपॉन डेल टी इज इक्वल्स टू डेल एच अपॉन टी वी टू माइनस वी वन। ये है क्लॉसियस कैप्रियन इक्वेशन। अब इसमें जो है फेज ट्रांजिशन हो रहा है, फेज ट्रांजिशन जो है वी लिक्विड टू वी गैस, तो इसमें जो है वी लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो है इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ गैस, मतलब वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू हो जाएगा डी एच अपॉन वी टी। और हमको आइडियल गैस इक्वेशन से, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी होता है, तो V इज इक्वल्स टू हो जाएगा एन आर टी बाई पी। या आर टी बाई, अगर फॉर 1 मोल ऑफ गैस V इज इक्वल्स टू हो जाएगा आर टी बाई पी। अब इस वैल्यू को इस वाले इक्वेशन में रखेंगे तो डी पी बाई डी टी इज इक्वल्स टू डेल एच अपॉन आर टी बाई पी इंटू टी। ये हो जाएगा डेल पी बाई डेल टी इज इक्वल्स टू पी डी एच अपॉन आर टी स्क्वायर। इस पी को इधर ले गए और डी टी को इधर ले गए, तो डी पी अपॉन पी इज इक्वल्स टू एच अपॉन आर टी स्क्वायर डी टी, डेल एच अपॉन, ठीक है। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा डी पी बाई पी इज इक्वल्स टू डी एच अपॉन आर टी स्क्वायर डी टी। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा एल एन पी इज इक्वल्स टू एच डेल एच अपॉन आर टी माइनस टू डी टी। एल एन पी इज इक्वल्स टू डी एच अपॉन आर टी माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन। ये होगा एल एन पी इज इक्वल्स टू डी एल एच अपॉन आर टी माइनस वन अपॉन माइनस वन। ये होगा एल एन पी इज इक्वल्स टू माइनस डी एच अपॉन आर वन अपॉन टी। ठीक है।
अब इसको लॉ, नेचुरल लॉग को लॉग के फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 2.303 log 10 p इज इक्वल्स टू माइनस डेल एच अपॉन आर 1/t। यदि इसको दो अलग अलग टेम्परेचर में देखेंगे में ये हो जाएगा 2.303, ये इधर आ जाएगा। तो log p इज इक्वल्स टू माइनस डेल एच अपॉन 2.303 r, ये p1 के लिए, तो ये हो जाएगा 1/t1। log p2 इज इक्वल्स टू माइनस डेल एच अपॉन 2.303 r 1/t2। log p2 माइनस log p1, ये हो जाएगा माइनस डेल एच अपॉन 2.303 r 1/t2 माइनस माइनस प्लस डेल एच अपॉन 2.303 r 1/t1। तो log p2 बाई p1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा डेल एच अपॉन 2.303 r कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1/t1 माइनस 1/t2। तो दो टेम्परेचर के लिए जो क्लॉसियस-कैप्रियन इक्वेशन है वो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है थर्मोडाइनेमिक का क्लॉसियस-कैप्रियन इक्वेशन तक हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में आपका जो है मिक्सिंग ऑफ एंट्रोपी देखेंगे और फिर उसके बाद जो उसके जो है डिफरेंशिएशन जो है क्या बोल सकते हैं इसको, रेसिडुअल एंट्रोपी और पार्शियल मोलर क्वांटिटीज़। ठीक है, ये आपका 2-3 टॉपिक जो है बचे रहेगा। एक आपका रेसिडुअल एंट्रोपी और एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग और पार्शियल मोलर क्वांटिटीज़। ठीक है, इसके बाद फिर ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है।